हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू आवर डेली न्यूज़ एनालिसिस वेयर आवर एम इज़ टू मेक यू यूपीएससी रेडी। ओके, तो इसीलिए ये पहला आज का वीडियो है प्रीलिम्स डोज को लेकर। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी मुझसे इन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इन सभी मीडियम्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है। आगे बात करते हैं टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। तो देखो, मोर पावरफुल दैन द विल टू विन इज द करेज टू बिगिन। तो आपकी कितनी इच्छा है जीतने की, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अगर आप में जीतने की चाह नहीं होगी तो आप जीत भी नहीं पाओगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप में शुरुआत करने का करेज है कि नहीं। आप आंसर राइटिंग करते हो ना, जब अगर आपने पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे होगे, पेन उठती नहीं है, ठीक है, शुरुआत होती नहीं है हमारी आंसर्स की। वैसे ही आप कोई भी चीज़ करने जाओगे, वो आपको लॉन्ग टर्म पे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको करेज चाहिए। और इसीलिए आपको अपनी लाइफ में या फिर यूपीएससी जर्नी में ज़्यादा ज़रूरी करेज है rather than the will। ओके, विल भी ज़रूरी है लेकिन मोर देन विल करेज ज़रूरी है। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में देखेंगे गवर्नेंस में लॉस कवरिंग ऑब्स्सीनिटी इन इंडिया। ओके, इसके अलावा ड्रग्स टू फाइट एच आई वी जो पेशेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा, इसको देखेंगे। आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन को देखेंगे। इसके अलावा GS3 में देखेंगे एनवायरनमेंट में 5 रामसार साइट्स को ऐड किया गया है और अब हमारी जो रामसार साइट्स हैं इंडिया में, उनका नंबर हो गया है 54। साइंस एंड टेक में देखेंगे कि रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने वाला है और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। पूरे मैटर को देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है इंडिया एड्स 5 मोर रामसार साइट्स। तो इंडिया ने बेसिकली 5 और ज़्यादा रामसार साइट्स ऐड करी हैं। अब ये रामसार साइट्स क्या हैं? बेसिकली रामसार जो है, रामसार एक एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी है, जिसके अंदर वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देने की बात कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है और इसमें अभी तक हमारे देश के 54 वेटलैंड्स शामिल हो चुके हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रामसार साइट्स के बारे में, रामसार ट्रीटी के बारे में, और फिर हम आएंगे लौट के इस आर्टिकल के ऊपर। ओके, तो देखो, रामसार वेटलैंड या रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स जो होते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये जो है, इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है सिर्फ। ओके, और ये जो रामसार है, ये रामसार क्या है? ये रामसार वर्ड आया जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो ईरान की एक सिटी है रामसार, यहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी कब? 1971 को, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को ये ट्रीटी साइन हुई थी और इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के फॉर्म में भी, वर्ल्ड वेटलैंड डे के फॉर्म में भी मनाया जाता है। ओके, इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है, इसकी फिलॉसफी पूरी ये है कि जो भी वेटलैंड हो उनका वाइज यूज किया जाए, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ रामसार फिलॉसफी। तो वाइज यूज का मतलब क्या है? वाइज यूज का मतलब है कि जब भी आप वेटलैंड्स को यूज करो, इनको एक्सप्लॉइट करो या इनका कोई भी यूज करो, उस टाइम ध्यान रखो कि इनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप इनका यूज़ करो, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से आप इनका यूज़ करो, सो दैट इनके यहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है बायोडाइवर्सिटी का और ओवरऑल इकोलॉजी का, वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो। अब देखो, जब भी कोई कंट्री यहाँ पे रामसार कन्वेंशन को साइन करती है, तो उसको कम से कम एक साइट, ठीक है, कम से कम एक साइट को यहाँ पे एज अ वेटलैंड, यहाँ पे जो भी एक वेटलैंड साइट है उसको एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिजिग्नेट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रामसार साइट है, इसमें कई सारी जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनको एम्बॉडी किया जाता है। जैसे हमारे देश में 54 वेटलैंड है। इसमें गवर्नमेंट को करना क्या है? गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिलती इसके अंदर। गवर्नमेंट को यहाँ पे एक कमिटमेंट करनी है कि हम अपने देश में इतने वेटलैंड्स को तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे, इनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन करके रखेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो देखो, पहले
और भी कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि ये जो पूरा रामसार कन्वेंशन है, ये 1971 में साइन ज़रूर किया गया, लेकिन ये फ़ोर्स में आया था 1975 में, ओके। और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और लिस्ट आती है, ठीक है, रामसार लिस्ट का ही एक पार्ट है, रामसार कन्वेंशन का ही एक पार्ट है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, ओके। ये मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड क्या है, एक तरह का रजिस्टर है वेटलैंड्स का। तो वेटलैंड साइट्स का एक रजिस्टर है जिसमें पूरी वेटलैंड्स, जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनकी लिस्ट शामिल होती है। ऐसे वेटलैंड्स जिनका कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर या तो चेंज हो रहा है या तो चेंज हो सकता है आगे पोल्यूशन के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, उन सभी वेटलैंड्स को मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है और ये रामसार लिस्ट का ही एक पार्ट है, ओके। अब याद रखना, जो मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड है, इसको किसने इस्टेब्लिश किया, इसको रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था, किसकी, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की रिकमेंडेशन पे। मतलब याद रखना 1971 में रामसार एग्रीमेंट आता है, 1975 में ये फोर्स में आता है और उसके बाद 1990 में इसमें एक नई लिस्ट ऐड होती है जिसका नाम है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, ओके। और यहाँ पे जो भी साइट्स, यहाँ पे अप्रूव साइट्स जो भी इस रिकॉर्ड में आएंगी, वो पहले अप्रूव्ड होने चाहिए बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ओके। नाउ देखो, यहाँ पे आप देखो कि ये है हमारा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में अभी ये से लास्ट मई तक की अगर यहाँ पे रिपोर्ट देखोगे तो 49 साइट्स जो थी हमारे देश में, ये वेटलैंड साइट्स हैं, रामसार साइट्स हैं, ठीक है। इसमें देखोगे आप, ये लोनार लेक है, फिर उसके बाद नाल सरोवर है, बहुत सारी। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि सो मोरीरी, ठीक है, सो मोरीरी वेटलैंड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। नंगल, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ओके। कोलेरू लेक, कोलेरू लेक कहाँ पे है, कोलेरू लेक नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। चिल्लिका, वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्लिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेटलैंड इन इंडिया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वेटलैंड था रामसार साइट में शामिल होने वाला। तो चिल्लिका के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है चिल्लिका के कोर को क्या कहते हैं, तो नाला बाना वेटलैंड कहते हैं, नाला बाना वेटलैंड। आप लोग मुझे बताना, जैसे देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना रामसार साइट्स वाला, ये थोड़ा एक्सटेंसिव पोर्शन है जिसमें हम एक एक साइट को हमको देखना होता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना, अगर आपको इस तरह के की वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं इस सैटरडे या संडे को ऐसा एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है। क्वेश्चन आता है जनरली, कोई भी एक वेटलैंड पकड़ लिया, कोई भी एक रामसार साइट पकड़ ली, जैसे दीपोर बील पकड़ लिया, और इसके बारे में 10 चीज़ें हो सकती है कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी आसपास रिवर होती है, कौन सी आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या कोर है, क्या नेचुरल है कि मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, कैसी है, कोई लेक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो एक एक वेटलैंड को आपको ढंग से एनालाइज करना है। आप लोग मुझे बताना इसके बारे में कि वीडियो लाने की ज़रूरत है या नहीं है, ओके। अब देखो, आते हैं हम हमारे आर्टिकल के ऊपर। इंडिया ने अभी 5 और रामसार साइट्स ऐड कर ली हैं, वेटलैंड्स ऐड कर लिए हैं, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, और अब ये नंबर हो गया है 54, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ वेटलैंड्स हैं, याद रखना, करिकली बर्ड सेंचुरी, उसके बाद पल्ली करनाल मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, और उसके अलावा है पिचावरम मैंग्रोव, ये तीनों हैं तमिलनाडु में। इसके अलावा एक है सख्य सागर, सख्य सागर है मध्य प्रदेश में, और एक और है पाला वेटलैंड, ये है मिजोरम में। तो एक है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सख्य सागर, दूसरा है मिजोरम में पाला वेटलैंड, ठीक है, और तीन है यहाँ पे तमिलनाडु में। इनके नाम क्या है देख लो, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, और इसके अलावा पीचावरम मैंग्रोव, ओके। अब देखो, इंडिया का जो रामसार वेटलैंड है, ये अभी 11,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है उस पे स्प्रेड है। लगभग टोटल वेटलैंड एरिया जो है, इसका 10% हिस्सा जो है हमारा रामसार साइट्स में जाता है, ओके। और ये 18 स्टेट्स में हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी और सदर्न एशियन कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे इतनी सारी साइट्स हों। सबसे ज़्यादा जो साइट्स आपको मिलेंगी वो मिलेंगी यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स और मैक्सिको में, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि सबसे ज़्यादा रामसार वेटलैंड साइट्स यूके में है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स में है, ओके। और सबसे ज़्यादा एरिया जो रामसार साइट्स के अंतर्गत आता है वो कहाँ पे है, वो है बोलीविया में, बोलीविया में, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना कि इससे होता क्या है, इससे आपको कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं मिलने वाले, इससे बस सेंटर और स्टेट की ये कमिटमेंट जुड़ जाती है कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे
प्रोटेक्शन देने वाले हैं इन पर्टिकुलर साइट्स को। इसमें देखो पोटेंशियल भी जुड़ जाता है टूरिज्म का, ओके। और 1981 से लेकर अभी जैसे 1981 की बात करें, ठीक है, 1981 में 41 रामसार साइट्स हुआ करती थी और उसके बाद कुछ ही सालों में 13 रामसार साइट्स एक साथ जुड़ गई हैं, ओके। तो ये याद रखना है। दूसरी चीज, वेटलैंड होता क्या है, वेटलैंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड एक ऐसा एरिया है जो मार्श, पीटलैंड या इस तरह का नेचुरल या आर्टिफिशियल, परमानेंट या टेम्पररी ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है या वाटर स्टैटिक है, चाहे फिर वो फ्रेश वाटर हो या सॉल्ट वाटर हो, कैसा भी वाटर हो, लेकिन वहाँ पे रुका हुआ है या वहाँ पे बह रहा है, ऐसे ऐसे बह रहा है कि यहाँ पे जो मरीन वाटर है इसकी डेप्थ जो है कम से कम 6 मीटर्स तक हो लो टाइड पे, ओके। ये बेसिकली डेफिनेशन है जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज करती है वेटलैंड के लिए। अब देखो रामसार साइट अगर आपको होना है तो उसके लिए आपको 9 कंडीशन यहाँ पे दी गई है रामसार एग्रीमेंट में। इसमें से एक को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि या तो आपकी जो साइट है उसको यहाँ पे वल्नरेबल जो बायोडाइवर्सिटी है या एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको सपोर्ट करता हो, या फिर इकोलॉजिकल यहाँ पे कम्युनिटीज को यहाँ पे कोई ना कोई थ्रेट हो, ठीक है। इसके अलावा आपके 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता हो, या फिर फूड या फिशेस का ये इंपॉर्टेंट सोर्स हो। इसके अलावा यहाँ पे फिश स्टॉक्स के लिए माइग्रेशन का एक सोर्स हो। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, 9 ऐसे क्राइटेरिया हैं, अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस वेटलैंड को रामसार एग्रीमेंट में रखा जा सकता है। नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट जो है ये कंपाइल किया जाता है इसरो के द्वारा, और इसने ये एस्टिमेट किया है कि इंडिया में टोटल मिला के 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया वेटलैंड्स के अंदर है, जिसमें से अभी हमारा सिर्फ 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रामसार वेटलैंड्स में गया है, ओके। याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो, रशिया टू लीव आईएसएस आफ्टर 2024 फोकस ऑन बिल्डिंग ओन आउटपोस्ट। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि 2024 तक रशिया जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा और अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने वाला है रशिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो ये समझो। रशिया जो है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और उसके पहले भी रशिया और यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इनके बीच में एक तरह का एक तरह की दुश्मनी चल रही है, ठीक है। स्पेशली अभी जो यूक्रेन वॉर हो रही है उसमें तो सबसे ज़्यादा ये आ चुके हैं एक दूसरे के अपोजिशन में। तो ऐसे में यहाँ पे रशिया इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ना चाहता है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया भी एक स्टेक होल्डर है, यूएस भी एक स्टेक होल्डर है और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलने वाला था 2030 तक, लेकिन रशिया इसको 2024 में ही छोड़ के जाने की बात कर रहा है। और रशिया ने ये बोला है कि ऐसा टेंशन मत लो, मैं अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा, ओके। तो ये स्पेस स्टेशन की बात हो रही है और यहाँ पे रशिया अपना अलग से स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस स्पेस स्टेशन में होता क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बेसिकली माइक्रोग्रेविटी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, इक्विपमेंट्स टेस्ट करने होते हैं वो कराए जाते हैं। तो पूरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वाला जो बेसिस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, वो सब यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है। 22 साल हो चुके हैं इसको चलते चलते, 1998 में इसे लॉन्च किया गया था और अभी 22 ईयर्स हो चुके हैं। 2030 तक इसके चलने की प्रोबेबिलिटी है। कितनी ऊपर रहता है ये अर्थ सरफेस से, तो 400 किलोमीटर की ऊपर दूरी पे रहता है, 400 किलोमीटर की, तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये आता है, ओके। तो इसकी बात और कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। आज तक का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई स्पेस प्रोजेक्ट है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और आज तक की सबसे बड़ी ऐसी कोई बॉडी जो हमारे ह्यूमन मेड बॉडी जो स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है फॉर अ सो लॉन्ग टाइम, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये हाई फ्लाइंग सैटेलाइट है जो लेबोरेटरी की तरह काम करती है, जहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हो। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहती है। हर 90 मिनट में, हर 90 मिनट में ये अर्थ को सर्कल करती है। और कितनी स्पीड पे चलती है, 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। इतनी स्पीड है कि मान लो ये अर्थ है और ये है मून, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अर्थ से मून पे जाके और मून से वापस लौट सकता है एक दिन में, ठीक है। इतनी स्पीड रहती है इस स्पेस स्टेशन की। ना देखो, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा है यूएस का, रोस्कोसमोस है रशिया का, जाक्सा है जापान का, देन कैनेडियन स्पेस एजेंसी है कनाडा की, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की। तो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए का नासा है, जापान का जाक्सा है, ठीक है, रशिया का रोस्कोसमोस है, कनाडा है, ठीक है, और यूरोप है।
ऑलराइट, तो ये 5 हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब देखो रशिया का क्या रोल है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो रशिया का रोल ये है कि रशिया यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काम यहाँ पे करता है, जैसे कि जो भी मॉड्यूल्स होते हैं जो कोर्स करेक्शन के लिए होते हैं, जैसे मान लो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट है, अब मान लो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गलती से इधर जा रहा है, तो इसको ठीक करके वापस इसके ऑर्बिट में लाना, ये काम करता है रशिया। दूसरा काम क्या करता है कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सामने मान लो ये एक बड़ा सा कोई डिब्रिस आ रहा है या बड़ी सी रॉक आ रही है जो अगर टकरा गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा। तो ये डिब्रिस से दूर रखता है, स्पेस डिब्रिस से बचा के रखता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं या जाते हैं, उनका काम भी, ये फेरी करने का काम भी एस्ट्रोनॉट्स को रशिया ही करवाता है। ओके, और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये ऐसा नहीं कि पहला स्पेस स्टेशन है पूरे वर्ल्ड में, इससे पहले 8 और स्पेस स्टेशन आ चुके हैं, जैसे सोवियत का था, फिर रशियन सल्यूट, अल्माज, मीर, स्काईलैब, ये सब जो है इससे पहले आ चुके हैं, जो खुद में एक स्पेस स्टेशन रहे हैं। इसके बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आया है, 9th नंबर का स्पेस स्टेशन है ये। ओके, तो ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट इशू है हमारा, ऑफिशियल्स डिनाई शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स टू फाइट HIV। तो बेसिकली न्यूज़ ये है कि HIV पेशेंट्स जो हैं वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों कर रहे थे प्रोटेस्ट? इनका कहना था कि जो ड्रग्स होते हैं HIV के, उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है हमारे देश में, उन देश के में जो हमारी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसको वापस लेकर आया जाए। और ये ड्रग्स कौन से हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के ड्रग्स हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है, यहाँ पे जो सेंटर है उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रग्स हमारे देश में है। जो भी ड्रग्स आपको चाहिए, जो फर्स्ट और सेकंड लाइन, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन जो भी ट्रीटमेंट है आपका, उसके लिए जो अभी आपको ड्रग्स चाहिए, वो सारे ड्रग्स हमारे देश में हैं। और इंडिया में देखो, अभी तक इंडिया ऐसी पहली कंट्री है, यहाँ बोल सकते हो कुछ ही कंट्रीज में से एक है, जो अपने सारे के सारे HIV पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देता है अपनी साइड से। सेंटर अपनी साइड से ये फ्री ट्रीटमेंट देता है अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे सारी जो गाइडलाइंस फॉलो करवाई जाती है वो किसके थ्रू करवाई जाती है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ओके, अभी यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक तो TLD करके एक डोज आता है, ठीक है, फिक्स्ड डोज आता है, जिसमें आप देखोगे टेनोफोविर, लेम्यूविडिन और इसके साथ डोलूटुग्रेविर, ठीक है, ये 3 ड्रग्स ऐसे हैं जिनका मिलके एक डोज बनाया जाता है। और ये ड्रग्स प्रॉपर अबंडेंस में हमारे देश में है, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेज वगैरह है, ये सेंटर ने क्लियर किया है। तो बेसिकली लैक ऑफ मेडिसिन के ऊपर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको सेंटर ने क्लियर कर दिया है। हमारे लिए ज़रूरी है HIV के बारे में जानना। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। तो याद रखना, ये एक वायरस है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे नॉर्मल दूसरे कोई वायरस करते हैं। ओके, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो HIV वायरस जो है ये अटैक करता है CD4 को। CD4 क्या है? एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, जिसको T सेल भी कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल या T सेल जो CD4 है, ये बेसिकली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का सेल होता है, ठीक है, बॉडी के इम्यून सिस्टम का सेल होता है। ये T सेल्स जो है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। इसी में भी पर्टिकुलरली CD4 जो सेल्स हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है बाय द HIV वायरस। ओके, इसमें जो T सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं? हमारे बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी एनॉमली होती है, तो उसको पहचान लेती हैं, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम का काम करती हैं T सेल्स। इसी के ऊपर अटैक करता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यहाँ पे एक बार अगर ये आपकी बॉडी में घुस गया, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाएगा, CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, आपके ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। और एक बार अगर ये वायरस आपकी बॉडी में घुस गया, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ये पहली बार आइडेंटिफाई कब हुआ था? 1981 में आइडेंटिफाई हुआ था। और HIV जो है आज की डेट में ह्यूमन का डेडलीस्ट डिसीज माना जाता है, ठीक है, इसके कारण बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स वगैरह भी हुए हैं। इन ईयर 2000 यहाँ पे लगभग एपिडेमिक आ चुका था HIV को लेकर। ओके, अब याद रखना कि ये जो HIV है, HIV इज द कॉज ऑफ एड्स। एड्स क्या है? एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये पूरी की पूरी एक बीमारी है एड्स, ठीक है, लेकिन HIV जो है ये वायरस है। ओके, तो ये जो एड्स वाली कंडीशन है, इसमें होता क्या है? प्रोग्रेसिव फेलियर होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है, और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज हमको जल्दी जल्दी पकड़ते रहते हैं, कैंसर्स पकड़ते रहते हैं। तो एक बार अगर आपको HIV हो जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है बहुत वीक, और छोटी सी बीमारी भी आपकी क्योर नहीं होती, ब्लड आपका क्लॉट नहीं होता, छोटी छोटी बीमारियां आपको घेर लेती हैं,
हैं और उसके कारण बड़ी बीमारियां भी रास्ता बना लेती हैं। ओके, अगर आप बिना ट्रीटमेंट के रहो तो आपका सर्वाइवल एज जो है लगभग 9 से 11 साल तक हो सकती है। HIV कौन से टाइप का है उस पर डिपेंड करते हुए। ओके, आगे देखते हैं। तो देखो हमारे देश में लगभग 23.5 लाख लोग ऐसे हैं जो HIV से ग्रसित हैं, 2019 का डाटा है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है ये भी ज़रूरी है। लोगों में एक मिथ है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में अगर आप किसी का ब्लड जो है, जो कंटैमिनेटेड ब्लड है, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, या आपका ब्लड ऐसा ट्रांसफ्यूज किया जाता है जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव ब्लड है, उसका अगर आप अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूज करा लेते हो तो भी आपको HIV हो सकता है। इसके अलावा सीमन, विजाइनल फ्लड्स, इसके थ्रू भी यहाँ पे ये जो हमारा HIV है वो हो सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखना, जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे इंजेक्शन आपने किसी पर्सन को लगाई, वो HIV पॉजिटिव था, उसी की इंजेक्शन आपने किसी और को लगा दी, तो उससे भी आपको HIV हो सकता है। ओके, अब देखो एड्स और HIV के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम है, बीमारी है, डिसीज है, ठीक है। HIV क्या है, ये एक वायरस है जो कि कॉज बनता है, कॉजल फैक्टर बनता है एड्स का, ठीक है, इसके कारण ही एड्स होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं एड्स में, इतनी खतरनाक होती हैं कि ये जो पर्सन है उसको मार भी सकता है, उस पर्सन की जान ले सकता है जिसको एड्स हुआ है। लेकिन HIV खुद से किसी पर्सन की जान नहीं ले सकता जब तक वो एड्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो एड्स इज अ कंडीशन एक्वायर्ड ओनली आफ्टर HIV कॉन्ट्रैक्शन। HIV होने के बाद ही आपको एड्स होगा, जबकि HIV जो है एक वायरस है, और वायरस जैसा नॉर्मली पर्सन टू पर्सन फैलता है वैसा आपको देख सकते हो कि फैल सकता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, रणवीर सिंह फोटोशूट एंड लॉस कवरिंग ऑब्ससेनिटी इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे पूरी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि रणवीर सिंह जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, इन्होंने एक फोटोशूट करवाया एक फॉरेन मैगजीन के लिए, ठीक है। और इस फॉरेन मैगजीन ने पहले भी इस तरह के फोटोशूट्स करे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल एक्टर्स के या मॉडल्स के, जिसमें इन्होंने न्यूड फोटोशूट किया है, ठीक है, न्यूड फोटोशूट किया है इन्होंने। तो इसको लेकर बहुत बवाल मच गया है हमारे इंडिया में, इन्होंने पोस्ट भी करी थी अपनी पिक्चर्स, उसको लेकर बहुत बवाल मच गया और इनके अगेंस्ट 2 FIRs ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस ने इनको बुक किया है कुछ सेक्शंस के अंतर्गत, और इन सेक्शंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एक तो है IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड, और दूसरा है IT एक्ट ऑफ 2000। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों एक्ट्स के अंतर्गत इनके ऊपर कुछ सेक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि आप देखोगे सेक्शन 292 है, फिर 293 है, 509 है, सेक्शन 67A है यहाँ पे हमारे IT एक्ट का। तो ये सारे सेक्शंस लगाए गए हैं। सेक्शन 292 ये बोलता है कि कोई भी बुक, पैम्पलेट, पेपर या किसी भी तरह से अगर आप कोई ऑब्सीन कंटेंट डालते हो जिससे कि जो सामने वाला पर्सन उसको रीड कर रहा है उसका माइंडसेट करप्ट हो सकता है, या उसका यहाँ पे कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं उसके ऊपर, तो ये जो कंटेंट है ये ऑब्सीन माना जाएगा। 1969 में इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट भी किया गया और इसमें कुछ एक्सेप्शन ऐड किए गए कि अगर ये पब्लिक गुड के लिए करा जा रहा है या फिर कोई रिलीजियस पर्पस के थ्रू किया जा रहा है तो इसको यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं माना जाएगा। सेक्शन 293 क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी ऐसा सेल करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट का उन लोगों में जो 20 ईयर्स से कम है, तो ये भी एक क्राइम है, ठीक है। और इसमें आपको लगभग पहली बार में 3 साल की सज़ा हो सकती है, और अगर आप इसको रिपीट करते हो तो आपको यहाँ पे लगभग 7 ईयर्स की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 509 ये बोलता है कि अगर आप किसी विमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हो और किसी विमेन की प्राइवेसी को आप यहाँ पे उसमें इंट्रूड करने की कोशिश करते हो तो भी आपके अगेंस्ट यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो सकता है, यानी कि आपका जो ये काम है इसको ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और ये लॉ के अंदर गवर्नड है। इसके अलावा सेक्शन 67A है IT एक्ट का, ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर ट्रांसफर करते हो, एक दूसरे को भेजते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है। और इसके लिए पनिशमेंट कितनी है, 5 साल की पनिशमेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पे कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि क्या ऑब्सीन है क्या नहीं है, क्या वल्गर है क्या नहीं है, डिसाइड कैसे करोगे आप, ठीक है। हर किसी के लिए इसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। किसी के लिए इस न्यूड फोटोशूट में कुछ भी गलत नहीं है, किसी के लिए ये न्यूड फोटोशूट पूरा ही गलत है। ओके, तो ये ऑब्सीनिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे देश में एक हिकलिन टेस्ट होती है, ठीक है।
ठीक है। हिकलिन टेस्ट बेसिकली यूके से इवॉल्व हुई है, ठीक है, और वहाँ से हमने ली है। इस हिकलिन टेस्ट में ये होता है कि ऑब्ससीनिटी इस पर डिपेंड करती है कि जो भी कंटेंट है उसकी टेंडेंसी कितनी है कि वो सामने वाले के माइंड्स को कितना ज़्यादा करप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये चल रहा था बहुत टाइम से, हमारी सुप्रीम कोर्ट वगैरह यही हिकलिन टेस्ट ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक केस आया था 2014 में, जिसमें एक वाइट और ब्लैक, मतलब ये बेसिकली ये रेसिज्म के हिसाब से बताया जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे एक वाइट वुमन ने ब्लैक मैन से शादी करी और इसके बाद उन्होंने एक फोटोशूट कराया जिसके अगेंस्ट फिर यही चार्जेस लगे थे कि ये ऑब्सीन सा फोटोशूट है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे जब भी हमको ऑब्सीन बोलना है तो हम यहाँ पे हिकलिन टेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे कि जो भी वो फोटोशूट है, जो भी वो कंटेंट है, उसके पीछे का मैसेज क्या है। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस फोटोशूट के पीछे का मैसेज बहुत ही क्लियर है कि रेसिज्म को हम बढ़ावा ना दें। ये बेसिकली हमारा एम होना चाहिए। यहाँ पे कोई वाइट और कोई ब्लैक नहीं है, व्हाटएवर मैटर्स इज द हार्ट, ओके। तो यहाँ पे वाइट स्किन या ब्लैक स्किन होने से कुछ नहीं होता, ये बेसिकली वो मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ कही थी कोर्ट ने और इसको ऑब्सीन नहीं बोला था, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे और क्या हो सकता है और कौन से केसेस ऐसे आए हैं। तो अभी देखो 2020 में भी एक और ऐसा केस आया था। एक मॉडल है यहाँ पे मिलिंद सोमान, इन्होंने यहाँ पे बीच पे न्यूड दौड़ते हुए कुछ वीडियोस डाले थे, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट भी इस तरह से कुछ चार्जेस लगाए गए थे। इसके पहले भी इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक न्यूड फोटोशूट कराया था आज से कई साल पहले 1995 में। तो इनके ऊपर तब भी केसेस चल रहे थे और 2009 में ये एक्विट हो गए थे, यानी कि बरी कर दिए गए थे। इनके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए थे, ओके। तो ये कुछ यहाँ पे सेक्शन है जो आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो देखो एक लास्ट आर्टिकल है कि यहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन। जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर्स हो गए हैं, इसी के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, आज़ादी से अंत्योदय तक। इसमें बेसिकली क्या होगा, ये 90 डेज का कैंपेन होगा और इस 90 डेज के कैंपेन में 99 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जो कि ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं जिनको, उनके जो गाँव, उनके जो शहर हैं, उन एरियाज़ में, उन 75 एरियाज़ में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आज़ादी से अंत्योदय तक प्रोग्राम चलाया जाने वाला है अक्रॉस 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और बेसिकली होने क्या वाला है, इसमें होने ये वाला था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिए जाएंगे किसको, जो लोग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडीज, ओके, इसको यहाँ पे दिया जाने वाला था सो दैट यहाँ पे थोड़ा सा ईज हो सके, फैसिलिटेट किया जा सके जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनको, ओके। तो इसी को रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि जो जनरेशन था यूनिक डिसेबिलिटी आईडीज़ का, ये बढ़ा दिया गया है। पहले 5000 यूनिक आईडीज़ बनती थी एक दिन में, अब इसको 7 से 9000 कर दिया गया है डेली के बेसिस पे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बेसिकली ये कुछ नहीं है। यहाँ पे कई सारी ऐसे 17 कुछ सिलेक्टेड स्कीम्स हैं जिनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराया जाएगा इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी से ग्रसित है हमारे देश में, ओके। जब ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो सभी स्टेट्स को ये कहा गया था कि ये यूनिक आईडी कार्ड्स जल्दी बनाए जाए, लेकिन बन नहीं रहे थे, बहुत धीरे धीरे बन रहे थे। इसीलिए अब नई न्यूज़ आई है कि इसको एक्सपेडाइट किया गया है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे याद रखना कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 अगस्त तक, ठीक है। पहले ये शायद 28 जुलाई तक होने वाला था, लेकिन अब इसको 15 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर 2011 का सेंसस देखोगे उस हिसाब से हमारे देश में 2.68 करोड़ पीपल, हमारे देश में पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, ओके। तो ये थी पूरी न्यूज़ आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन, ओके। तो ये था हमारे सारे आर्टिकल्स। आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक ये है कि रामसार कन्वेंशन जो है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे दो चीज़ें बताना, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना और दूसरा ये बताना कि क्या आपको रामसार एग्रीमेंट के ऊपर कुछ वीडियोज़ और चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए जिसमें हम प्रॉपरली डिटेल में इसको डिस्कस करें, ये चीज़ आप मुझे बताना। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।